तो जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आपका जो एक तरह से 2022 एक तरह से 23 का जो एक तरह से क्वेश्चन था आपका ऑनलाइन का, वो सारा सेट कंप्लीट हो गया है। ठीक ना, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो उसके दौरान जो है कुछ बच्चों का एक तरह से कमेंट ये है कि सर ज्यामिति से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आप मुझे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें इशू है। तो ठीक है, तो लीजिए, आप सभी के लिए बहुत सारी एक तरह से कॉन्सेप्चुअल बात होने वाली है आपकी इस ज्यामिति चैप्टर में, ठीक ना। और जो एक तरह से बेसिक से लेके हम जो टॉप तक जाएंगे, उसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या चीज का कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ना है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आपको एक तरह से बिंदु, ठीक ना, बहुत बेसिक है। सरल रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहला चीज हम लोग बात करते हैं वो है आपका बिंदु का, ठीक ना। देखिए, बिंदु क्या है। अभी देखिए, ये छोटा सा एक, अगर हम यहाँ पे जिस डॉट अगर है जो दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, यही एक बिंदु है। कहने का मतलब, बिंदु को अगर परिभाषित करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे कि जो मतलब बिंदु का ना तो कोई लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना मोटाई होगा, ठीक ना। ये तो होगी परिभाषा की बात। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको, क्वेश्चन आपको किस प्रकार आएंगे उसको भी समझना होगा। तो जो क्वेश्चन आएगा इसमें यह पूछेगा कि जो एक बिंदु में, ध्यान रखिएगा, एक बिंदु पे कितने कोण बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बिंदु पर अगर कोण की संख्या होगी, मतलब कोण, टोटल कोण की बात अगर करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा एक बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बने। तो एक बिंदु पर कितने के कोण बन गए, तो वो आपके 360 डिग्री के कोण बन जाएंगे, ठीक ना। इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है, जो एक बिंदु से, ध्यान रखिएगा, एक बिंदु से कितने रेखा खींची जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, तो एक बिंदु से कितने रेखाएं खींची जा सकती, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने का। मान लीजिए ये कोई आपका ए पॉइंट है, मतलब ए पॉइंट या बिंदु है। इससे जब रेखा की बात करेंगे तो देखिए, इस पॉइंट से होके आप अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक ना। इन्फिनाइट रेखा इस तरह से, एक तरह से यहाँ पे इस पॉइंट से आपको खींची जा सकती है। तो रेखा की संख्या कितना होगी भैया, तो रेखा हो जाएगा आपका इन्फिनाइट, कहने का मतलब ये अनंत हो जाएगा आपका। तो एक बिंदु से आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। जो टोटल कोण जो बनेगा बिंदु पे, तो 360 डिग्री का बनेगा, और टोटल एक तरह से रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर गुजर सकती है, उसकी संख्या की अगर बात करें तो वो संख्या आपका हो जाएगा इन्फिनाइट टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर, और अगला कॉन्सेप्ट आपका है रेखा, ठीक ना। एक स्टेप, एक एक स्टेप हम लोग बढ़ रहे थे धीरे धीरे। जब रेखा की बात करेंगे तो देखिए, रेखा में खासकर, रेखा जो हो गया ये बिंदुओं का समुच्च होता है। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, समुच्च कहने का मतलब है जब कोई एक तरह से धीरे 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 आप पॉइंट इस तरह से मिलाते जाइएगा, मतलब एक लाइन अगर है, एक लाइन में आपको क्या आ गई, ये एक बिंदुओं का समुच्च है, ठीक ना। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये जो आपका लाइन है, लाइन आपका क्या, बिंदुओं का समुच्च है। मतलब बिंदु को मिलाते गए तो आपका क्या बन गया, वो रेखा बन गया। तो यहाँ पे आप सवाल क्या पूछेगा, तो सवाल यह पूछेगा कि एक रेखा में कितनी बिंदुएं होती है। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, जब बिंदु की बात करेगा रेखा में, तो रेखा में बिंदु की संख्या क्या होगा, वो हो जाएगा आपका सिंपल सा हो जाएगा, आपको इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा, ठीक ना। इसको दूसरी भाषा में क्या लिखते हैं भैया, अनंत होगा, ठीक ना। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछेगा, तो एक रेखा पे अगर है, एक सरल रेखा पे अगर कोण की बात करेगा तो कितना कोण बनेगा भैया, तो वो बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। एक रेखा पे अगर कोण की बात करेंगे तो कितना कोण बनेगा, वो 180 डिग्री का कोण बनेगा ना। देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आपका क्या पूछ सकता है उसके बारे में भी आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें को, क्योंकि इसमें रिलेटेड क्वेश्चन में चीजें आ सकती है। और एक चीज रेखा में क्या चीज है वो भी यहाँ पे बता देना चाहते हैं। रेखा का जो एक तरह से दोनों सिरा होता है, जैसे एक सिरा ये हुआ, एक सिरा आपका ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। तो दूसरा, दोनों सिरा जो होता है वो आपको इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक ना। मतलब इसको, रेखा को आप क्या करते हैं, इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं। रेखा का दोनों सिरा क्या होता है, इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब वो कोई फिक्स नहीं है, वो जा सकता है दूसरे, मतलब एक इधर छोर तक जा सकता, अनंत तक जा सकता है, एक दूसरा ये अनंत तक जा सकता है, ठीक ना। तो रेखा में हमने क्या पढ़ा, तीन चीज पढ़ा।
रेखा क्या भैया है, तो उसमें बिंदुओं की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, पहला बात। दूसरी बात, जो एक रेखा पर जो कोण बनेंगे वो भैया 180 डिग्री बनेंगे। और तीसरी बात क्या है, जो रेखा के दोनों सिरा क्या होते हैं, वो अनंत तक जा सकते हैं। ठीक ना। बढ़ते हैं आगे का, रेखाखंड। रेखाखंड जिसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है। देखिए रेखाखंड नाम को देखिए, अगर कोई एक रेखा है, ठीक ना, ये रेखा का, ये तो रेखा हो गया, रेखा का दोनों सिरा अनंत तक जाएगा, उसमें कोई एक खंड काट लिया, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये ए बी क्या हो गया, इसका रेखा का एक क्या हो गया, खंड हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसी ए बी को बोलेंगे हम लोग, इसी ए बी को क्या बोलेंगे भैया, ये ए बी हो गया क्या भैया, रेखा खंड, मतलब रेखा का खंड, रेखा का क्या हो गया, ये रेखा खंड हो गया। ठीक ना। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए रेखाखंड में भी आपको कोण जो बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। ठीक ना, जनरली आपको रेखाखंड में कोण मतलब कितने का कोण बनेगा ये नहीं पूछेगा भैया, क्या पूछेगा, इसमें ये पूछेगा इसके दोनों सिरा जो होते हैं, दोनों सिरा जो होते हैं ये बंद होते हैं। बंद करने का मतलब आपका ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद होगा, कहने का मतलब ये फिक्स्ड होते हैं, ये आपके दोनों सिरा क्या होंगे, ये फिक्स्ड होंगे। आपको यहाँ को क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रेखाखंड के एक सिरा फिक्स होते हैं या दोनों सिरा फिक्स होते हैं, तो दोनों सिरा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक ना। तो बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की ओर, और आपका आगे कॉन्सेप्ट है आपका रे, किरण। ठीक ना। अच्छा एक चीज बताइए, जो सूरज से हमें रोशनी जो मिलती है तो क्या कहते हैं आप, सूरज की किरण हमारे पास आ रही है, सूरज की किरण की बात करते हैं, क्यों, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए किरण की जब बात करते हैं तो ये भी एक पार्ट है आपका, लेकिन इसका क्या है, जो एक सिरा जो है, एक सिरा यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, लेकिन दूसरा सिरा जो है, दूसरा सिरा जो है आपका ये अनंत तक जाएगा, जिस तरह से रेखा में जा रहा था। अगर इस तरह की कोई आकृति है तो वो समझ जाइए आप, वो क्या है, किरण है, रे है। सूरज की बात हम थोड़ी देर पहले बात की, क्यों बात की, देखिए जब ये सन है, इस सन क्या है, यहां से आपको रोशनी मिलती है, रे आया, ये रे आया, ये भी रे आया, तो इस तरह से हमेशा डिनोट करते होंगे। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसके एक सिरा जो यहाँ पे है ये क्या फिक्स्ड है, जबकि दूसरी सिरा, ये जो दूसरी सिरा है आपका, ये क्या है, अनंत तक जा रही है, दूसरी सिरा क्या अनंत तक जा रही है। इसलिए हम लोग सूरज की रोशनी को एकदम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इस किरण, जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा क्या अनंत तक जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, किरण या रे बोलेंगे। तो क्वेश्चन आपसे इसी से पूछेगा जी किरण में कितने सिरा फिक्स्ड होते हैं, तो आपका सवाल का जवाब होना चाहिए कि किरण में सिर्फ एक सिरा ही क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे कह रहा है संरेख बिंदु, इसको कोलिनियर पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक ना। संरेख बिंदु का मतलब है कि देखिए जब कोई 3 पॉइंट, ठीक ना, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, मिनिमम 3 पॉइंट है, जब उससे आप कोई एक लाइन खींचे तो आप लाइन खींच सकते हैं। तो संरेख का क्या मतलब हो गया, जो मिनिमम तीन बिंदु है, जिस तरह यहाँ पे ए बी सी है, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन उससे होके आपको क्या है, एक लाइन, उससे होकर एक रेखा अगर खींच सकते हैं आप, सरल रेखा की बात कर रहे हैं दोस्त, तो वो क्या कहते हैं, वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब बिंदु क्या भैया, एक ही लाइन में है, बिंदु क्या है भैया, वो एक ही लाइन में है। उसके लिए मिनिमम कितना चाहिए भैया, मिनिमम चाहिए कितना, 3 बिंदु, मिनिमम 3 बिंदु। आप इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो संरेख बिंदु के लिए मिनिमम कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए भैया, 3 होना चाहिए। कोई भी अगर संरेख बिंदु अगर के लिए बात करेगा तो संरेख बिंदु के लिए मिनिमम या न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितना भैया, तो 3 बिंदु की आवश्यकता होगी। आपको इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 3 या उससे अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस 3 बिंदु से होके आपको केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो संरेख बिंदु के बारे में। ठीक ना। बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे आपका संगामी रेखा। तो अब देखिए संगामी रेखा क्या होती है,
तो मान लीजिए कोई आपका बिंदु ए है, ठीक है। इस बिंदु से होके, इस बिंदु से होकर जब आपको 3 या 3 से अधिक, ध्यान रखिएगा, इस बिंदु से होके 3 या 3 से अधिक अगर रेखा, यहां पे किसकी बात कर रहा, रेखा। इससे पहले किसकी बात कर रहे थे, बिंदु की। बिंदु की बात कर रहे थे तो उसमें कितना आ गया था भैया, 3 या 3 से अधिक। बिंदु से होकर क्या खींच रहे थे, लाइन खींच रहे थे, रेखा खींच रहे थे। यहां पे जस्ट अपोजिट है, रेखा की बात कर रहे हैं तो एक बिंदु से होकर क्या खींचेंगे हम, 3 या 3 से अधिक अगर कोई रेखा खींच रहे हैं, एक बिंदु से होकर 3 या 3 से अधिक, जैसे यहां पे मान लीजिए ए बी रेखा है, ये सी और ये डी रेखा है, ये ई और आपका ये एफ रेखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो ए बी है, सी डी और ई एफ जो एक रेखा है, ये रेखा क्या कहलाएगी, संगामी रेखा। तो एक तरह से संगम हो रहा है, उसका मिलन हो रहा है, किस पे भैया, तो एक बिंदु पे। जब रेखाओं का मतलब 3 या 3 से अधिक रेखाओं का संगम मतलब मिलन हो रहा है, किस पे भैया, तो एक बिंदु पे। संगामी मतलब मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है भैया किस पे, तो एक बिंदु पर अगर होगा तो एक क्या कहलाएगा, संगामी रेखा। उसी पे तीन, एक तरह से 3 पॉइंट से होकर एक रेखा जब जा रही थी, उसे क्या बोल रहे थे हम लोग, तो संरेख बिंदु बोल रहे थे। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। बिंदु की बात करेगा मतलब 3 बिंदु से एक रेखा, ठीक ना। और संगामी रेखा की बात करेंगे तो मतलब 3 रेखा जाएगा किससे, तो भैया एक बिंदु से जाएगा, ठीक ना। कंफ्यूजन मत होइएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे का है प्रतिच्छेदित रेखाएं एवं प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक ना। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा मतलब, देखिए प्रतिच्छेदित मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे जब क्रॉस करती है, ठीक ना। तो मान लीजिए ये बिंदु आपका है, इसको, ठीक ना, इसको कोई नाम दीजिए, ये बिंदु आपका ए है, ठीक ना। ये लाइन मान लीजिए ये एल है लाइन है, ये एम लाइन है, ठीक ना। ये एल और एम क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एक दूसरे को काट रही है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होगा, एक दूसरे को काट रही है। तो ए एल और एम को क्या बोलिएगा आप, तो प्रतिच्छेदी रेखा बोलिएगा। वहीं पे जो आपका जिस बिंदु पे एक दूसरे को एल और एम काट रहा है, इस बिंदु ए को क्या बोलिएगा, ये हो गया प्रतिच्छेदी, क्या हो जाएगा भैया, बिंदु हो जाएगा। ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पे एल और एंड एम क्या हो जाएगा, एल और एम क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, ठीक ना। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी, जब दो रेखा एक दूसरे को काट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पे काट रही है, जिस तरह से यहाँ पे किस पे काट रही है भैया, ए पे काट रही है, तो ए को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदित बिंदु बोलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे आपका समानांतर रेखा। क्वेश्चन अक्सर पूछता है आपको समानांतर रेखा से, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, जो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, बराबर होती है या अधिक होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले समानांतर रेखा को समझना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये एक लाइन है, एक दूसरा लाइन है, मान लीजिए एल है और ये एम है। तो एल और एम को समानांतर तब बोलिएगा जब, ध्यान रखिएगा, जब दोनों के बीच का दूरी जो है हमेशा बराबर हो। कहने का मतलब दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपको, ये क्या होगा, ऑलवेज बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर हुआ यहां पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से अगर यहां भी लीजिएगा ना, तो इसकी दूरी क्या होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच लीजिएगा, यहां पर भी अगर इस दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिएगा, तो ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। उदाहरण में समझिए, रेल की पटरी, रेल की पटरी के बीच की जो दूरी होती है ना, वो हमेशा हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। अप्रोक्स में अगर बात करें तो हमेशा जो बीच की दूरी जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेल, जो आपका रेल का पटरी है एक तरह से, वो है क्या है, समानांतर, ठीक ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समानांतर बोलेंगे। तो समानांतर होने की क्या कंडीशन है, तो दोनों जो रेखा है समानांतर है, उसके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। बीच की दूरी क्या होना चाहिए भैया, इसके बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। आपको क्या होना चाहिए, बीच की दूरी बराबर हमेशा होना चाहिए। और किस दूरी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है आपका कोण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर कोण होता क्या।
ध्यान रखिएगा, जब जब दो किरण, एक तरह से देखिए, एक किरण ये हो गया और आपका एक किरण ये हो गया, इसका ओरिजिन ये जो है आपका एक जगह उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो ये दोनों के बीच जो झुकाव है, मान लीजिए ये एल है और ये एम है, तो ये दोनों के बीच जो झुकाव जो बना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, थीटा बोल देते हैं हम लोग नाम से। इसी को हम लोग बोलते हैं कोण बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक ना। अब ये बात कर रहे हैं थीटा की वैल्यू, अगर समझिएगा, थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम हो जाए उसे क्या बोलते हैं, थीटा अगर 90 के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, और अगर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या बोलेंगे। ये आपसे सवाल पूछता है और बहुत सारे सवाल पूछा भी इसे। ठीक है, जब आप सेट का प्रैक्टिस एक तरह से किए होंगे तो उसमें इस टाइप के जो है सवाल आपसे पूछा गया, कुछ कोण की संख्या, मतलब कोण दे दिया और आपसे पूछ रहा है भैया ये कोण क्या है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण। तो ध्यान रखिएगा, जो 90 से कम होगा उसे बोलेंगे न्यून कोण, ठीक ना। और जो 90 के बराबर होगा उसे हम लोग बोलेंगे समकोण बोलेंगे। उसे कौन सा कोण बोलेंगे, उसे समकोण बोलेंगे। और जो 90 से अधिक हो और आपका क्या हो, 180 डिग्री से छोटा हो, ध्यान रखिएगा, जो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, इसे कौन सा कोण बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। उसे कौन सा कोण बोलेंगे, उसे अधिक कोण बोलेंगे। तो मूर्खता एक तरह से तीन कोण को समझना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड आपको सवाल आते हैं। कौन कौन भैया, तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसके अलावा भी कुछ कोण है जो कि आपको समझना जरूरी है और इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा चुका है आपके सीटेट में। और कौन दो कौन है, तो वो कौन है आपके पूरक कौन, जिसको आपको कोटि पूरक भी बोला जाता है, और दूसरा आपका है संपूरक कौन। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछा गया है। पहला क्या है भैया, पूरक कौन, दूसरा कौन है संपूरक कौन। तो यहां पे पूरक कौन से एक ही चीज आपको दिमाग में रखना, पूरक की बात कर रहा, पूरक करने का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ये बात रखिएगा दिमाग में। और जैसे ही संपूरक की बात करेगा तो संपूरक मतलब समझ जाइएगा 180 डिग्री, ठीक ना। पूरक, तो पूरक छोटा तो 90 डिग्री भैया। संपूरक देखिए, इसमें पूरक में क्या, संपूरक स एक तरह से ऐड है, तो कुछ ना कुछ ऐड हो गया तो भैया कुछ तो बड़ा होगा। तो 90 से बड़ा क्या बात करेंगे भैया, सीधा 180 की बात करेंगे। तो संपूरक की बात कर रहा है तो संपूरक का मतलब ये हो गया 180 डिग्री हो गया, ये थोड़ी देर के लिए समझ के रखिएगा। और पूरक की बात कर रहा तो पूरक का मतलब हो गया क्या भैया, ये 90 डिग्री हो गया ना। अब देखिए समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट को, जो आखिर पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होता है, या संपूरक कोण क्या होता है, ठीक ना। तो पूरक या कोटि पूरक की कोण की बात करेंगे तो जब जब मान लीजिए कोई दो कोण है, ठीक ना, कोण ए और कोण बी, एंगल ए और एंगल बी मिलके अगर 90 डिग्री बन जा रहा है, इन्हीं दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो तब क्या समझेंगे, जो कोई एक कोण, ठीक ना, कोई एक कोण क्या है, दूसरे का पूरक है। मतलब एक तरह से दूसरे का ये पूरक है, पूरा कर रहा है उस चीज को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट। जब दो कोणों का योगफल आपको 90 डिग्री के बराबर होगा तो कोई एक कोण दूसरे का पूरक होगा, या दूसरा कोण मतलब पहले का क्या होगा, पूरक होगा। मतलब दोनों मिलके इस काम को मतलब पूरा कर रहा है, जो कि पूरक के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या किया, पूरक बोल दिया। ठीक वही कॉन्सेप्ट दोस्त संपूरक के लिए हो रहा है। मान लीजिए कोई कोण आपका है, कोण एंगल है आपका सी प्लस एंगल आपका डी है, दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो कोण सी और कोण डी दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहा है, तो कोण सी क्या हो गया, कोण सी डी का क्या हो गया, संपूरक हो गया। कोण सी क्या हो गया, डी का संपूरक हो गया। और कोण डी क्या हो गया, कोण सी का संपूरक हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहा है। ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे संपूरक। इसलिए हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 180 डिग्री को दिमाग में रखिएगा संपूरक के लिए, और पूरक के लिए कितना क्या आपको रखना है दिमाग में, ये है 90 डिग्री के लिए, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू अगर दिया है आपको 50 डिग्री, तो एक तरह से संपूरक के लिए, पूरक होने के लिए बी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए,
तो भैया बी अगर 40 हो जाएगा तो पूरक हो जाएगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 40 है तो बी ए को मतलब बी की वैल्यू अगर 40 है तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 50 होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। अगर सवाल में आपसे पूछ लिया जाए जो ए की वैल्यू आपको एक कोण दिया है 60 डिग्री है, तो ए का पूरक कितना होगा, तो दिमाग में लगे जो ए का पूरक मतलब 90 डिग्री होना है, तो पूरक होने के लिए मान लीजिए बी की बात कर रहा था, बी क्या हो जाएगा 90 में 60 हो जाएगा, क्योंकि जो बचा है 90 होने के लिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पूरक होने के लिए बचेगा। तो इस तरह से बी की जो आपका कोण होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। यही बात अगर संपूरक में अगर पड़े, ठीक ना, किसी कोण के बारे में बोल रहा है, अगर मान लीजिए कोण सी की वैल्यू दे दिया 110, ठीक ना, अब ये पूछे जाए जो कोण सी को का संपूरक कोण कितना होगा, कोण सी का संपूरक कोण कितना होगा, तो मतलब कोण सी का संपूरक होने के लिए टोटल जो योगफल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि बात क्या कर रहा है भैया, संपूरक की कर रहा है। तो संपूरक होने के लिए आपको 180 डिग्री में से 110 घटाइएगा, तो कितना हो जा रहा है आपका 70, मतलब 70 डिग्री कहीं से मिल जाए भैया तो दोनों मिलके हम लोग संपूरक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरक और कोटि पूरक मतलब दोनों का एक ही नाम है और संपूरक एक अलग नाम है। तो संपूरक का मतलब 180 डिग्री, पूरक का मतलब हो गया 90 डिग्री। ठीक ना, बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे आपके है बहुभुज। ठीक ना, समझते हैं बहुभुज क्या होता है। सबसे पहले कि कुछ रेखाखंडों से बनी आकृतियां, रेखाखंड मतलब दोनों सिरा जिसका फिक्स हो, आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज बोलते हैं। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल हो गया त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया आदि बहुभुज के उदाहरण। इसके उदाहरण है बहुभुज, बहु मतलब बहुत, भुजा। ठीक ना, अब बात कर रहा है बंद आकृति, तो बंद आकृति मिनिमम बंद आकृति कब कितने की बन सकती है, वो 3 की बन सकती है। दो आकृति देखिए बंद बनी नहीं बनी, तो मिनिमम बंद होने के लिए कितनी की जरूरत है एक तरह से भुजा की, तो 3। एक क्वेश्चन आपसे यहां से ये भी पूछ सकता है जो बंद आकृति वाली बहुभुज की के लिए मिनिमम कितनी रेखाखंड की जरूरत होगी। आपका आंसर होना चाहिए, मिनिमम की बात करेगा तो रेखाखंड की जरूरत कितने होने चाहिए, 3। देखिए अगर 2 रेखाखंड अगर आप ले रहे हैं तो 2 रेखाखंड से क्या बनता है, कोण बनता है। 2 रेखाखंड से देखिए कोण बना, लेकिन क्या बना आपका, आकृति बना, बंद आकृति बना नहीं बना। ठीक है, तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है आपका सीटेट में। देखिए सवाल का एक तरह से कहां से क्या सवाल बन सकता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देते जा रहे हैं। ठीक ना, तो सेशन को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक ना, अब देखिए बात अगला चीज को समझते हैं हम लोग। अरे बहुभुजों में कोणों की जो संख्या होती है वो भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। क्या कह रहा है समझते हैं बात को। जिस तरह से यहाँ पे त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना भैया, 1, ये 2 हो गई और ये 3 हो गया। तो जितनी भुजा होगी उतना कोण होगा। देखिए एक कोण यहां हो गया, दूसरा कोण यहां हो गया, तीसरा कोण यहां हो गया। तो किसी भी बहुभुज में अगर बात करेंगे, चाहे वो चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज में क्या होता है, 4 भुजा होगा तो 4 कोण होगा। पंचभुज में 5 भुजा होगी तो 5 कोण होगा। ठीक, तो बहुभुज क्या होता भैया, तो बहुभुज कहने का मतलब है सबसे पहले वो रेखाखंड का बना होगा और वो बंद आकृति होगा। ठीक ना, और बंद आकृति के लिए मिनिमम जो है, न्यूनतम कितने रेखाखंड की जरूरत है, उस रेखाखंड की बात करें तो वो रेखाखंड आपका है 3। ठीक ना, और जो बहुभुज में जो भुजाओं की जितनी संख्या होगी उतना ही आपका कोण होगा। ओके, चलते हैं आगे की ओर। आगे एक बात है आपका समबाहुभुज। ठीक ना, आगे बात कर रहा है समबाहुभुज का। तो सम का क्या मतलब हो गया, सम का मतलब हो गया सीधा सीधा बराबर। समबाहुभुज मतलब जिसकी बहुभुज मतलब जो भी भुजा होगी आपस में क्या होगी भैया, वो बराबर होगी। समबाहुभुज का मतलब ये हो गया जो भी भुजा है वो आपस में बराबर है। चलिए आगे देखते क्या करा है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ध्यान रखिए जो भी भुजा है वो समान हो तो क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है। इसके सभी कोण भी समान होते हैं। तो समबाहुभुज का क्या है, तो समबाहुभुज के आपके सभी भुजाएं की लंबाई भी समान होगी और उसका जो कोण होगा वो कोण भी क्या हो गया, बराबर होगा। जिस तरह से आप समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज की क्या तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है।
और तीनों कोण भी कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों कोण एक तरह से 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक ना। तो वही कॉन्सेप्ट है आपको समबाहु की, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको जो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए समझिए, सबसे पहले जो अंतः कोण और बाह्य कोण, दो तरह के कोण होते हैं, ठीक ना। देखिए जब बीसी है, बीसी रेखा को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो जो ये कोण बन रहा है, ये कोण क्या कहलाता है आपको, बाह्य कोण। इसी कोण को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, मतलब बाहरी कोण है, ठीक ना। और ये जो आपका अंतः कोण है, ये आपका अंदर का कोण जो होगा, ये इसको बोलेंगे हम अंतः कोण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतः कोण बोलेंगे, मतलब अंदर का कोण, इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक ना। जब बाह्य कोण की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बाह्य कोण हमेशा होता है, किसी भी आकृति की अगर बात कीजिएगा तो बाह्य कोण हमेशा होता है 360 डिग्री होगा, ठीक ना। जो बाह्य कोण का एक तरह से योग जो होगा टोटल जो होगा आपका, जो योग जो होगा आपका टोटल होगा, जो भी कहिए आप इस चीज को, वो हमेशा होगा भैया 360 डिग्री होगा। आकृति कोई भी हो, आकृति कोई भी हो, जो उसके बाह्य कोण का एक तरह से योगफल होगा, योगफल हमेशा होगा 360 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जो बाह्य कोण का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। लेकिन लेकिन अगर अंतः कोणों का योग अगर पता करना होगा आपको, तो अंतः कोणों का योग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये अंतः कोणों का जो एक तरह से योग जो है, अंतः कोण का एक तरह से योग जो है, ये डिपेंड करेगा आपका भुजा की संख्या पे। डिपेंड करेगा किस पे भैया, भुजा की संख्या पे। उसको अगर फॉर्मूला से समझेंगे तो देखिए n-2 गुना 180 डिग्री हो जाएगा आपका, n-2 गुना 180 डिग्री हो जाएगा। जबकि n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ भुजा, मतलब भुजा की संख्या कितनी होगी। इस चीज को समझते भी है। देखिए किस तरह से, अगर त्रिभुज की बात कर रहे थे तो त्रिभुज में जब बात कर रहे थे आपका, तो त्रिभुज के लिए क्या हो रहा था भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम सभी जानते हैं 180 डिग्री होता है अंतः कोणों का। तो त्रिभुज की भुजा की संख्या कितनी है, 3। इस फॉर्मूला में लगाइए 3 - 2 गुना 180 डिग्री। देखिए 3 में से 1 घटा दीजिए भैया, कितना बच गया, 1 गुना 180 डिग्री, कहने का मतलब 180 डिग्री देखिए हो गया। वहीं पर जब चतुर्भुज की बात करें, कोई भी चतुर्भुज लीजिए, ठीक ना, कोई भी चतुर्भुज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का, मतलब चतुर्भुज के चारों कोण का जो एक योगफल होता है भैया, कितना होता है, 360 डिग्री होता है, हम सभी जानते हैं। तो अब देखिए इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं किस तरह से, चतुर्भुज मतलब 4 में से -2 हो जाएगा गुना 180 डिग्री। तो देखिए तो 4 में से 2 घटा तो बचा कितना भैया, 2। तो 2 गुना 180 मतलब 18 दूना 60, ठीक ना। 18 गुना 2, 18 दूना 36, माफ कीजिएगा 18 दूना 36। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री। तो ये जो अंतः कोण है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है भैया, ये n पे कर रहा है। जब n बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ भुजा की संख्या बढ़ेगी, तो अंतः कोणों का एक तरह से कंप्लीट जो योगफल होगा वो आपको क्या बढ़ेगा। जबकि बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या होगा, हमेशा जो होगा आपको क्या, बाह्य कोण का जो योग होगा हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक ना। तो ये अभी तक जो हम लोग समझे एक तरह से बेसिक था आपका, जिससे आपको एक तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे भी गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। और जो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सेट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपसे यही गुजारिश है कि आप सेट एक बार जरूर देखिए। सारा सेट जो एक तरह से 2022-23 में जो आपका एक तरह से 23 में जो एग्जाम हुआ है आपका ऑनलाइन का, वो सारा सेट डिस्कस किया गया। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया। आप उसे जरूर जाके देखिए, इस चैनल पे ही दिया हुआ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन सीखे हैं, जो पूरक और संपूरक के बारे में थोड़ी देर पहले सीखे। तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो चीजें जो वो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स को समझना बहुत ही थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब बात कर रहा है भैया 62 के पूरक, ठीक ना। तो पूरक के बारे में हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे, पूरक को सिंपल सा समझिए 90 डिग्री हो गया, और संपूरक को समझिए कितना हो गया, ये 180 डिग्री होगी, ठीक। अब करा 62 के पूरक, मतलब 62 के पूरक करना है, ठीक ना। तो 62 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो वो 90 के बराबर हो जाए, तभी तो वो पूरक होगा, पूरा होगा भैया, ठीक है, ठीक ना। तो देखिए, तो जोड़ने के लिए बात करा था, 90 में से 62 घटा दीजिए, बात तो वही है। ये बच गया 8,
और यहाँ पे देखिए 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, तो 28 डिग्री हो जाएगा सीधा सीधा। पूरक पूरक की बात करेंगे तो क्या हो गया 28 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 28, खत्म कहानी। अब कह रहा है 62 का ही हम लोग देख लेते हैं, संपूरक की बात कर रहा है। तो जब संपूरक की बात करेंगे तो संपूरक का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या कीजिए 180 डिग्री में से क्या घटा देना भैया, 62 को घटा दीजिए। ये बराबर हो गया, देखिए 10 में से 2 गया बच गया 8, ठीक ना। अब बच गया भैया ये 7 में से 6 गया बच गया 1 और बच गया 1, कहने का मतलब 118 डिग्री जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका संपूरक हो जाएगा। तो 62 डिग्री का एक तरह से संपूरक की बात करेंगे तो 118 हो जाएगा, और 62 डिग्री का अगर पूरक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 28 डिग्री हो जाएगा। तो पूरक और संपूरक का दोनों का कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ी देर पढ़े थे, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया गया, एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग समझ गए, ठीक ना। कुछ और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बात कर रहा है 75 डिग्री संपूरक का, तो संपूरक आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए भैया 180 डिग्री। संपूरक आने के बाद सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए 180 डिग्री। अब बात करा 75 का, तो कोई नहीं 180 डिग्री में से आपको 75 डिग्री घटाइए, देखिए वही जो चीज बचेगा एक्सेस वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 75 मतलब 5 हो गया, इधर बच जाएगा 105 डिग्री। तो 75 का संपूरक की बात करेंगे तो ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन आपका 105 डिग्री हो जाएगा संपूरक का, ठीक ना। उम्मीद है जो आप इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन भी देखिए आपको पूरक कौन से, अरे एक कोण अपने पूरक के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो कोण की माप क्या होगा, एक कोण अपने पूरक के बराबर है। तो कोण के बारे में बात कर रहा है ना, तो मान लीजिए वो कोण क्या है भैया एक्स है, नहीं समझ में आ रहा है एक्स मान लीजिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक कोण अपने पूरक के बराबर है तो भैया कोण को क्या मान लिए एक्स। तो जब पूरक की बात करेंगे तो पूरक क्या हो जाएगा, इस एक्स का पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस एक्स होगा, ठीक ना। माफ कीजिएगा ये आपका 90 माइनस एक्स हो जाएगा होगा, ठीक ना। अब क्या करा भैया बराबर है, तो कहने का मतलब एक्स बराबर क्या हो गया 90 माइनस एक्स का, मतलब 90 डिग्री, ये भी डिग्री है, माइनस एक्स का होगा, बराबर तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये एक्स बाबा टहल के इधर आ जाएंगे तो ये एक्स प्लस एक्स इजकल टू हो जाएगा 90। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x इजकल टू 90। कहने का मतलब ये 2 से आपको देखिए 90 कट जाएगा 45, ये एक्स इजकल टू क्या हो गया 45 डिग्री। कहने का मतलब जो एक्स वो कौन होगा, वो कौन क्या होगा भैया 45 डिग्री होगा, ठीक ना 45। अब देखिए 45 का पूरक की अगर बात कीजिएगा तो क्या कीजिए 45 का पूरक क्या होगा 45 डिग्री होगा ना, तो एक्स भी 45 डिग्री हो गया, मतलब फोन भी 45 डिग्री, और उसको पूरक बनाने के लिए मतलब 90 बनाने के लिए क्या कीजिएगा 45 आप जोड़िएगा, तो वैसे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको संपूरक से, पूरक और संपूरक का एक तरह से कॉन्सेप्ट आपको किस टाइप का भी क्वेश्चन दे मेरे दोस्त बना के आइएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक ना। आप कह रहा एक कोण अपने संपूरक का 1/5 भाग है, तो कोण का माप क्या है, तो मान लीजिए वो कोण जो है आपका, ठीक ना, कोण को मान लीजिए वो क्या है एक्स है। बात क्या कर रहा है भैया संपूरक का, इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स होगा होगा कह रहा है एक कोण अपने संपूरक का, तो ये क्या हो गया संपूरक हो गया, ठीक ना, संपूरक है 1/5 भाग है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स, मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, ये देखिए क्या हो जाएगा 5x, इधर ये 5 इधर टहल लेगा, इजकल टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x जब इधर आएगा तो 5x है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 6x इजकल टू 180 डिग्री, देखिए 6 से काटिए 30 हो जाएगा, तो x इजकल टू क्या हो गया 30 डिग्री। तो किसकी बात कर रहा है भैया कोण की बात कर रहा है, तो कोण तो माने थे एक्स, तो देखिए ऑप्शन सीधा सीधा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। तो जब इस तरह से कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से इधर से उधर से जिधर से इधर से अगर क्वेश्चन पूछे, जैसा तैसा क्वेश्चन पूछे, किसी भी लेवल का पूछे, आप बनाइएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन क्या करा एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात, ध्यान रखिएगा कोनों का अनुपात दिया गया भैया 2:3:7, तो इसमें सबसे बड़े कोण और का माप कितना होगा। जब बात करा अनुपात का ना, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, एकदम बिल्कुल ऑफलाइन में अगर पेपर इस तरह से है तो आपको किस तरह सॉल्व करना है। सारा को जोड़ दीजिए, 3 2 5 7 5 12, मतलब 12x, ठीक ना, अनुपात जुड़ गया। और इसे हम सब क्या जानते हैं, जो त्रिभुज के तीनों कोनों की योगफल कितना होता है 180 डिग्री, 180 के बराबर कर दीजिए। अब क्या है कि x का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए किस तरह से x का वैल्यू निकालिएगा, 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना, 12 एकम 12 बच गया 6, तो 12 5 60, तो x की वैल्यू क्या हो गया 15। सबसे बड़े कौन, मतलब जिसका अनुपात सबसे ज्यादा, तो बढ़ 70, सॉरी 15 गुना क्या 107 कीजिएगा, 15 7 105, ऑप्शन सीधा सीधा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बनाइए एकदम निकल जाइए। तो उम्मीद है आपको जो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके अकॉर्डिंग जो एक कंटेंट्स का डिमांड था वो फुलफिल हुआ होगा। तो इस सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और क्या चीज आपको एक तरह से दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि उसके रिलेटेड हम कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक ना। मोटो यही है कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिए आप अपने सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन में नए कंटेंट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।